नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सही चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मौद्रिक नीति उपकरण। मौद्रिक नीति उपकरण से संबंधित हम लोगों ने पिछली वीडियो में आज जो वर्तमान में गुणात्मक उपकरण पढ़ रहे हैं, और जो पुराना वीडियो जो हम लोग का था वो था मात्रात्मक उपकरण। मौद्रिक नीति के निर्धारण में हम लोग दो विधियों का इस्तेमाल कर रहे थे। कौन सा है? एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। ठीक, तो मात्रात्मक हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया। मात्रात्मक का एक है जो है खुले बाजार की नीति, ये मात्रात्मक के अंतर्गत आती है। मात्रात्मक उपकरण, ध्यान दें, कौन सी? खुले बाजार की क्रियाएं। अगर परीक्षा में आ गया प्रश्न खुले बाजार की प्रक्रियाएं या खुले बाजार की क्रियाएं मौद्रिक नीति के किस उपकरण के अंतर्गत आती हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत आती हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न आया कौन सी नीति, मौद्रिक नीति के अंदर कौन सा उपकरण जो आपके गुणात्मक उपकरण के रूप में आती हैं, तो वो आपके सामने ऑप्शन में चयनात्मक साख नियंत्रण, उसके अंदर सीमांत आवश्यकता, साख राशनिंग और नैतिक प्रभाव, ये जो है हमारा आता है गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत। दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग मुद्रा स्फीति नियंत्रण की बात हमेशा करते रहते हैं। मुद्रा का प्रवाह जो है मार्केट के अंदर, पब्लिक के बीच में या मार्केट के अंदर, उसको कम करना, उसको बढ़ाना या उसको संतुलित रखना, वो चीज़ क्या है? मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। उसमें दो तरह की विधियों का आरबीआई इस्तेमाल करती है, उसको नियंत्रित करने के लिए, तरलता को बढ़ाने के लिए, तरलता को घटाने के लिए। ठीक है, तो उसमें दो विधियां हम लोग जान रहे हैं। एक हमारी विधि हो गई मात्रात्मक विधि, मात्रात्मक उपकरण, और दूसरा हो गया गुणात्मक उपकरण। हम लोग गुणात्मक उपकरण के बारे में आज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है, इसलिए बहुत ध्यान सुनेंगे। अगर आपने एक बार धुन से सुना हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें नहीं जान पा रहे, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा। गुणात्मक उपकरण जब आते हैं तो हम लोग यहाँ पर क्या करने जा रहे होते हैं? जब गुणात्मक उपकरण मौद्रिक नीति में क्या करेगी आरबीआई, तो वो क्या करती है, जो साख का प्रवाह होता है, मतलब मुद्रा का जो चलन होता है, जो अपना साख का प्रवाह होता है, वो आरबीआई जो क्या कर रही है, वो आर्थिक क्रिया के निर्दिष्ट व विशेष क्षेत्रों में बढ़ाने या घटाने पर केंद्रित होती है। अब जिसका क्या मतलब है कि निर्दिष्ट या विशेष क्षेत्र, मैं कह रहा था क्या विशेष क्षेत्र, कौन सा विशेष क्षेत्र? मतलब विशेष क्षेत्र का मतलब यह है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर ले लेंगे। कैसे? मान लिया प्राथमिक क्षेत्रों में पैसा लगाएगी, पैसा देगी आरबीआई ऋण के माध्यम से। किसको? ऋण आरबीआई देता नहीं है, मतलब आरबीआई ऐसा कुछ करेगी या ऐसा ऑर्डर जारी करेगी जो वाणिज्यिक बैंकों हैं या जो ग्रामीण बैंक हैं कि वो प्राथमिक क्षेत्र के लिए, प्राथमिक क्षेत्र के विकास के लिए पैसा या ऋण उपलब्ध कराए, तो वो क्या, वो विशेष क्षेत्र हो गया। मतलब विशेष क्षेत्र में ऐसा करने के लिए करिए। या जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप जब जाते हैं लोन लेने, हाउस लोन, ठीक है ना, तो हाउस लोन कैसा है? एक विशेष क्षेत्र है, पर्टिकुलर इस क्षेत्र में ऋण देना है, तो यहाँ पर दरें क्या तय की जाएं वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से, कि हाउस लोन के लिए क्या ब्याज दरें तय की जाए। शिक्षा क्षेत्र में अगर हमको पैसे का साख का प्रवाह करना है, तो क्या दर रखी जाए ऋण देने की। बहुत से सेक्टर होते हैं ऐसे, हाउस लोन होता है, आप लेते हैं, शिक्षा पर लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो उस पर किस तरह से आरबीआई ऋणों को तय करे, मतलब एक विशेष क्षेत्र की ओर फोकस करना। और एक होता है जो हम लोग मात्रात्मक पढ़ रहे थे, तो वो पूरा कंप्लीट सर्किल हम लोग कंप्लीट कर रहे थे कि हमको मुद्रा का, आरबीआई क्या करे थी, मुद्रा का प्रवाह को कैसे नियंत्रित करे, मुद्रा के प्रवाह को कैसे बढ़ाए, मुद्रा के प्रवाह को कैसे घटाए। वो हम लोग कुछ दरों, कुछ नीतिगत दरों और अनुपात के रूप में हम लोग कर रहे थे, जिसमें हम लोग बैंक दर का इस्तेमाल कर रहे थे, रेपो दर का इस्तेमाल कर रहे थे, रिवर्स रेपो दर का इस्तेमाल कर रहे थे, एसएलआर का प्रयोग कर रहे थे, सीआरआर का प्रयोग कर रहे थे, और खुले बाजार की क्रियाएं कर रहे थे। खुले बाजार की क्रिया में हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग खुले बाजार की क्रिया को हमने शुरुआत में बताया आपको, मात्रात्मक के अंदर पढ़ रहे हैं, इसको भी हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग एक बार गुणात्मक उपकरण देख लेते हैं।
ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया कि गुणात्मक उपकरण का मतलब क्या। क्वेश्चन अगर है गुणात्मक उपकरण का मतलब क्या होता है, भाई इसमें क्या करेंगे, मतलब तो आप कहेंगे कि आरबीआई के साख प्रवाह को किसी विशेष क्षेत्र की तरफ लेके जाती है, साख प्रवाह को किसी विशेष क्षेत्र में इंप्लीमेंट करने के प्रयास करती है आरबीआई। इतना ध्यान दें। इस उपकरण के अंदर छोटे छोटे उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें एक है चयनात्मक साख नियंत्रण। पूछ लिया चयनात्मक। अब देखिए चयनात्मक शब्द का इस्तेमाल कर लिए ना, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब कुछ सेलेक्टिव कर रही है ना, तो सेलेक्टिव कर रही है तो सेलेक्टिव में क्या करेगी, व्यापारिक बैंकों द्वारा अवांछित आर्थिक क्रियाएं, मतलब जो जरूरी क्रियाएं नहीं हैं फिर भी हम पैसे का फ्लो उसके अंदर कर रहे हैं अगर, तो ये हमारा चयनात्मक के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब आरबीआई ऐसा कुछ कर रही है कि हम उन क्रियाओं को हटाएं जो अवांछित है, जो आवश्यक नहीं है, ये या गैर प्राथमिक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती हैं, उनको हटाइए। के क्षेत्रों के लिए साख देने पर रोक लगाना या हतोत्साहित करना, मतलब कि हम ऐसी क्रियाओं में को ना बढ़ाएं, ऐसी जगह पैसा ना लगाएं जो प्राथमिक सेक्टर ना हो। प्राथमिक सेक्टर समझते हैं आप लोग क्या होता है, प्राथमिक सेक्टर यह होता है जहां से देश का विकास बिल्कुल डायरेक्टली जुड़ा हो, जैसे कि सड़क निर्माण की बात कर लें, शिक्षा के विकास की बात कर लें, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर लें, ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और संरचनात्मक विकास की जब हम लोग बात करते हैं तो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर रखते हैं। कृषि क्षेत्र में पैसा देना होता है क्योंकि वो वहाँ अवांछित कार्य नहीं हो रहा है, ठीक है। उद्योग क्षेत्र में या सेवा के क्षेत्र में, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ डेवलप कर रहे हैं, जब कोई चीज़ डेवलप की जाएगी तो वो इकोनॉमी में, क्योंकि जब हम कोई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री स्थापित कर रहे हैं, उद्योग इस वक्त, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम लोगों को लगाएंगे उसमें, तो वो प्रोडक्शन करेंगे और प्रोडक्शन करेंगे, फिर उससे क्या होगा, एक मुद्रा का जो एक चलन की जो सर्किल होता है वो घूमेगा। बात समझिए कि आदमी लगा है, आदमी प्रोडक्शन कर रहा है, फिर उसको पैसा आ रहा है उसके पास, तब वो आय का साधन बन रहा है, और एक बैठे हुए हैं तो आय का साधन हो रहा है, तो वो एक बेकार, ये बहुत बेकार स्थिति होती है किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए कि पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है बिना किसी चीज़ के उत्पादन के, बिना किसी कार्य के किए बना, ठीक है। वो अर्थव्यवस्था के नुकसान, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, वो अवांछित क्षेत्र में आ जाएगा, जिसमें आपने कोई मेहनत नहीं की, मतलब कोई काम नहीं किया, कोई प्रोडक्शन नहीं किया, और पैसे का फ्लो कंटिन्यू मार्केट के अंदर जनता के बीच में फ्लो हो रहा है, तो वो इकोनॉमी को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। तो वही कहने का, वो अवांछित सेक्टर होंगे। वांछित सेक्टर वो होते हैं जहां पर किसी प्रकार का प्रोडक्शन या देश के विकास में डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता हो, ठीक है। तो इस बात को मैं बहुत ही फोर्सली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस मतलब समझिए। तो चयनात्मक साख नियंत्रण का मतलब ये होता है कि अवांछित क्रियाओं पर रोक लगाना, या रोक लगाने का मतलब क्रियाओं पर रोक, तो क्रियाओं पर तो रोक लगाने, लेकिन अवांछित क्षेत्रों में आर्थिक रूप से तो रोक लगाई जाती है ना, उनको पैसा आवंटन ऋण नहीं देना है, या उनको ऋण देना तो हाईली, बिल्कुल उसका जो ब्याज दर होगी बहुत ही हाई होगी, ठीक है ना। तो ये चीज़ करना है, ये कहने का मतलब यहाँ पर क्रियाओं पर रोक लगाना, काम पर लगाना आरबीआई काम नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, सीमांत आवश्यकता की हम बात कर रहे हैं। तो सीमांत आवश्यकता इसी के अंदर चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है, सीमांत आवश्यकता, जैसे हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऋण मार्जिन। ये बहुत ही, अगर आप इसको ऐसे पढ़ रहे हैं कि सीमांत आवश्यकता या ऋण मार्जिन, अगर आप सीमांत आवश्यकता पढ़ेंगे तो आपको मतलब ही समझ में नहीं आएगा आखिर में कहना क्या चाह रहा है, शब्द से ही नहीं समझ पाएंगे आप। कुछ परिभाषाएं ऐसी होती हैं, अगर शब्द है तो आप समझ जाते हैं कि हाँ ये शब्द है, इसका परिभाषा इसकी लगभग हमको आ गया है, लेकिन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट या सीमांत आवश्यकता लिखा है इससे आप नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ये दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सीमांत आवश्यकता को हम लोग ऋण मार्जिन बोलते हैं, सीमांत आवश्यकता को ऋण मार्जिन भी कहा जाता है। अब आप क्लोज जाएंगे डिफिनेशन के, कि आपको डिफिनेशन समझने में आसानी हो जाएगी कि सीमांत आवश्यकता को ही ऋण मार्जिन कहते हो, और ऋण मार्जिन है क्या, इसको समझे। इसमें आप लोग जब इसको बहुत अच्छे समझाएंगे हम कि वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो ऋण, इसमें वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वाले को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्तियों अर्थात जमानत के बदले ऋण प्रदान करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप जाते हैं होम लोन लेने, हाउस लोन लेने, होम लोन लेने जाते हैं, तो जब आप जाते हैं तो
कोई भी वाणिज्यिक बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं देता है, उसके लिए गारंटी आपको रखनी पड़ती है। गारंटी क्या होती है? गारंटी आपकी कोई चल अचल संपत्ति होती है जो आपको उसको जमानत के तौर पर उसके कागज बैंक में रखने होते हैं। बात समझिए, ऐसा तभी देगी कि मान लीजिए आप लेने गए, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, मान लीजिए आप लेने गए 10 लाख का लोन लेना है आपको, ठीक है, और आपके पास जो वर्तमान प्रॉपर्टी जो संपत्ति है उसकी कीमत जो है वो 40 लाख रुपए है, ठीक है, तो आपको ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अब ये देखना है कि जो आपके संपत्ति का जब वैल्यूएशन बैंक ने किया है, सर्वे करने आते हैं बैंक के लोग, ठीक है, देखते कि आपकी जो संपत्ति है उसकी वैल्यू कितनी है। मान लीजिए 40 लाख की वैल्यू है तो उस हिसाब से आपको ऋण देती है, तो वो बैंक वाणिज्यिक बैंक के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप तय कर लीजिए कि 40 लाख अगर संपत्ति कैलकुलेट की गई वैल्यू तो इस पर कितना ऋण दे सकती है वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। तो वो कहेगी अगर मान लीजिए 40 लाख पे आपको 20 लाख का ऋण दे सकती है, लेकिन आपको जरूरत सिर्फ 10 लाख की है, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 लाख ले लीजिए। लेकिन मान लीजिए आपकी संपत्ति की कीमत जो है 40 लाख रुपए है और आप ऋण लेने पहुंच गए 30 लाख रुपए, तो आपको ऋण नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वाणिज्यिक बैंक ने तय कर रखा है कि 40 लाख रुपए पे हम सिर्फ 20 लाख रुपए ही ऋण दे सकते हैं, इसके ऊपर नहीं दे सकते हैं। उसके लिए आपकी संपत्ति 50 लाख रुपए की होनी चाहिए, तब हम तो दे सकते हैं 30 लाख, अन्यथा नहीं दे सकते। तो ये क्या होता है, जो इसके बीच में अंतर है 40 लाख और 20 लाख के बीच में, जो ये 20 लाख का अंतर आ रहा है कि 40 लाख की आपकी संपत्ति है और लोन मैक्सिमम कितना दे सकती है बैंक, 20 लाख रुपए। तो ये जो बीच के जो वैल्यू निकल के आ रही है जो बीच में, उसे बोलते हैं ऋण मार्जिन। उसे क्या बोलते हैं? ऋण मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वाणिज्यिक बैंकों इसको क्या करना, पैसे को अगर रोकना चाहती है कि पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ना जाए, तो इस ऋण मार्जिन को बढ़ा देती है। बात समझिए, इस ऋण मार्जिन को बढ़ा दी कैसे? वो कहेगी कि 40 लाख में भाई हम 10 लाख रुपए ऋण दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, और आपको जो है 20 लाख की, तो आप फंस जाओगे, ठीक है भाई 10 ही लाख से काम चला लेते हैं, ठीक है। या अगर बैंक ये चाह रही कि भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे, तो हो सकता है वो क्या कर दे, इसकी मार्जिन को घटा दे कि भाई 40 लाख की अगर संपत्ति आपकी है तो मैं आपको 30 लाख रुपये ऋण दे सकता हूँ। तो ऋण मार्जिन क्या हो गया? घट गया। तो आप क्या किए, 40 लाख की संपत्ति पर 30 लाख का ऋण लेके चले गए और अपना काम कर लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं? ऋण मार्जिन। मतलब कि वाणिज्यिक बैंक ऋण लेने वाले को कुछ प्रतिभूतियों या संपत्ति अर्थात जमानत के बदले ऋण प्रदान करती है, और इसके अंदर जो ऋण मार्जिन है ये डिफरेंस जो कि मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इस बात को समझिए। तो उस वक्त जो ऋण मार्जिन तय किया जाता है वो दिशा निर्देश किसके द्वारा होता है? वो आरबीआई द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है वाणिज्यिक बैंकों को कि आप देख ले, आपको इस हिसाब से रखना है। अगर पैसे के मुद्रा के प्रवाह को कम करना है तो ऋण मार्जिन बढ़ा देगी, पैसे के मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाना है तो ऋण मार्जिन कम कर देगी। ये चीज़ सीधी सी बात है, बहुत सीधा कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं साख राशनिंग की बात कर लेते हैं। साख राशनिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से ऋण देने की अधिकतम सीमाएं तय करने के लिए कहती है। मतलब ये कहती है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों की कि आप इतने से ज़्यादा ऋण नहीं दे सकते किसी भी कंडीशन पर, कि आपको ऋण ही इतना ही देना है, इससे ज़्यादा ऋण नहीं देना है। आपके पास इतना अमाउंट है, आपके पास इतना ये चीज़ है, ठीक है, लेकिन आपको ऋण देने की जो आपकी क्षमता है मैंने सीमित कर दी है या बढ़ा दी है। वो तो नियंत्रित करने के ऊपर, नियंत्रित तो बढ़ाना, अगर मुद्रा का प्रभाव बढ़ाना है तो आपकी उसकी सीमा को बढ़ा देगी, ऋण देने की सीमा को बढ़ा देगी। अगर मुद्रा के प्रभाव को कम करना है तो ऋण देने की सीमा को घटा देगी। ये इसे बोलते हैं साख राशनिंग। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अब आते हैं इसी के अंतर्गत, गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत नैतिक प्रवाह, मोरल सुएशन बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या है कि मुद्रास्फीति के समय बैंकों को ऋणों को सीमित करने तथा अस्फीति के दौरान उदारता से ऋण देने का केंद्रीय बैंक द्वारा परामर्श दिया। केंद्रीय मतलब कि आरबीआई के द्वारा। मतलब कि अस्फीति कब होती है? अस्फीति
का मतलब होता है जब मार्केट में, बाजार में मुद्रा का प्रवाह कम हो चुका होता है, बहुत मतलब कि मुद्रा का संकुचन रहता है, तो मुद्रा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए आरबीआई ये निर्देश देती है वाणिज्यिक बैंकों के कि आप क्या करें कि थोड़ा उदारता दिखाए अपने ग्राहकों के प्रति और ज़्यादा से ज़्यादा ऋण दे। मतलब कि इसको बोलते हैं कि नैतिक प्रभाव का अंतर्गत आते हैं। मतलब आप अपनी मोरलिटी दिखाइए, थोड़ा सा ग्राहकों को थोड़ा समझाइए, थोड़ा सा ऋण ज़्यादा देने का प्रयास करिए उनको। मगर ये चीज़ ध्यान दें कि आपका पैसा जो है वो नॉन प्रॉफिट एसेट में कन्वर्ट ना हो, बस इतना ध्यान दें। बाकी वो उदारता से ऋण दें, बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल ना लगा दें कि ग्राहक चक्कर लगा रहे हैं। इसे देखिए हमेशा ऐड आता रहता है बैंकों का कि हमारे यहाँ ऋण लीजिए, आसान प्रक्रिया है, बिल्कुल आप ऑनलाइन आप ऋण का वो कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं और आसानी से आपका 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये सब क्या है? ये नैतिक प्रभाव के अंतर्गत ही आता है कि जो आसान प्रक्रिया के माध्यम से आपके अकाउंट में ऋण की राशि उपलब्ध हो जाए। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया गुणात्मक उपकरण। मौद्रिक नीति के अंदर जो उपकरणों का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर गुणात्मक उपकरण हो गया ये। लेकिन अब हम पीछे क्या पढ़ के आ रहे थे, फिर से आते हैं, पीछे बैठ जाते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा मात्रात्मक उपकरण पढ़ा था मौद्रिक नीति के अंतर्गत। उसके अंदर एक बचा रह गया था जिसे बोलते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है कि आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स एवं अन्य स्वीकृत विपत्रों का क्रय विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किया जाता है मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई बॉन्ड समझते हैं ना, बॉन्ड भी एक सरकारी प्रतिभूति के अंतर्गत आता है। तो बॉन्ड क्या करती है कि बैंकें क्या होती हैं, वो उसका क्रय विक्रय करती है। जैसे बॉन्ड को बेचा, मान लीजिए खुले मार्केट में बॉन्ड को बेचा गया, उसको पब्लिक ने खरीदा, मान लीजिए उस बॉन्ड को पब्लिक ने खरीदा। तो बॉन्ड खरीदेगी तो पैसा कहाँ, बॉन्ड आप खरीदोगे ना, पैसा दे के खरीदोगे ना, तो वो पैसा आपके पास से चला गया, किसके पास? आरबीआई के पास चला गया और बॉन्ड आपके पास आ गया और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट रेट से आपको हर साल कुछ इंटरेस्ट की दर से आपको कुछ पैसे उसमें और ऐड होते रहेंगे उस बॉन्ड के अंदर। मान लीजिए 10 साल का वो बॉन्ड है, उसका मैच्योर जो है वो 10 साल बाद मैच्योर हो जाएगा वो बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने 2021 में लिया और उस 2030 में मैच्योर हो रहा है, तो 10 साल तक कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से उस पर ब्याज आपको मिलता रहेगा। बॉन्ड आपने खरीद लिया और 10 साल बाद वही जो बॉन्ड है वो आरबीआई दोबारा आपसे लेगी और फिर वो पैसे जो आपका मूलधन होगा प्लस मान लीजिए 6.40 की दर से आपको ब्याज दिया जा रहा है, तो वो ऐड होकर आपको 2030 में पैसे मिलेंगे। जब 2021 में ये प्रक्रिया अपनाई गई बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि आपको बॉन्ड दिया गया और आपसे पैसे लिए गए, तो उसमें क्या कर रही है सरकार? मार्केट से पैसे को खींच रही है, यानी मुद्रा का संकुचन कर रही है। लेकिन क्या किया गया 2030 में जब आप गए और आप जब बॉन्ड को आरबीआई को दे रहे हैं, तब आपको इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई आपको पैसा दे रही है, तो इसका मतलब आरबीआई क्या कर रही है? मुद्रा का चलन जो है वो मार्केट में बढ़ा रही है, मतलब कि साख के प्रभाव को बढ़ा रही है, मतलब कि मुद्रा को मार्केट में प्रसारित कर रही है। मतलब मुद्रा का क्या चलन बढ़ रहा है, तरलता बढ़ रही है। ठीक है, तो ये चीज खुले बाजार क्रियाओं के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक प्रक्रिया का मतलब अपनाया सरकार ने, जिसे बोलते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट, 2019 में आया था। इसके अंतर्गत प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करने की प्रक्रिया अपनाई गई और ये ऑपरेशन ट्विस्ट ये 2019 का भारत का नहीं, ऑपरेशन ट्विस्ट बहुत पुराना, ये अमेरिका ने कभी अपनाया था। ठीक है ना, तो भारत भी इसको अपना रहा है इस प्रक्रिया को। तो याद रखिएगा ऑपरेशन ट्विस्ट कब चलाया गया, तो 2019 में। इसके अंदर क्या किया गया है, तो खुले बाजार की क्रियाएं इसके अंदर शामिल है। किसके अंतर्गत? ऑपरेशन ट्विस्ट में, जिसमें जो आरबीआई क्या करती है, खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करती है। तो ये पूरी चीजें हो गई। याद रखिएगा मैं यहाँ पर खुले बाजार क्रिया की जब बात कर रहा हूँ तो उसे हम लोग मात्रात्मक उपकरण के रूप में काउंट करेंगे मौद्रिक नीति के उपकरण में। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।